सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर उत्पादन किया ही क्यों जाता है। कोई भी उत्पादक या कोई भी विक्रेता माल बेचता ही क्यों है। तो जवाब है इनकम के लिए। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई जो भी काम करता है ना, उसका एक ही मकसद रहता है कि पैसा कमाया जाए। तो पैसे का आना, पैसे का कमाना, जो इनकम होती है वो तभी होगा ना जब आपके पास पैसा आए। उत्पादकों के लिए इनकम तब होती है जब वो अपने उत्पादों यानी कि वस्तुओं या सेवाओं जिसका भी वो उत्पादन कर रहा है उसको बाज़ार में बेचेगा। तो बाज़ार में बेचने के बाद उसको जो भी रकम उसको मिलेगी उसको उसकी आय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आय कहते हैं। अब ये आय का कैलकुलेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आय से ही प्राप्त होती है लाभ की। लाभ कैसे? कि आपने अगर कोई सामान 500 रुपये में बेचा है तो जाहिर सी बात है उस सामान को आपने फ्री में तो लाए नहीं होंगे। उस सामान को बेचने से पहले उस सामान पर आपने 400 रुपये खर्चा किया है तो आपको नेट 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ की गणना तभी हो सकती है जब आपके पास बेची हुई रकम हो। तो बेची हुई रकम को हम बोलते हैं आगम, या फिर इसको हम दूसरे नाम बोलते हैं संप्राप्ति के नाम से भी जाना जाता है। संप्राप्ति, या फिर इसको बोलते हैं आय, इंग्लिश में बोला जाता है रेवेन्यू। तो आज की इस क्लास में हमें यही पढ़ना है कि रेवेन्यू क्या है, आगम क्या है, ठीक है, किस तरह का होता है, इसका वक्र कैसे तैयार होता है और आखिर ये कम ज़्यादा किस तरह से होता रहता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले समझना है आगम के अर्थ को। आगम यानी कि आया हुआ। आगम का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। इसका मतलब होता है आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? बिक्री के पश्चात। बिक्री से आया हुआ धन या बिक्री से प्राप्त हुई राशि को हम आगम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहो कि ये वो राशि है, वो अमाउंट है जो वस्तु और सेवाओं को बाजार में बेचने के बाद एक उत्पादक प्राप्त करता है, उसे आगम कहते हैं। जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं, जब पैसा आएगा नहीं तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी नहीं। तो इसी को डुले ने कहा, एक फर्म का आगम वक्र उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। मतलब एक उत्पादक को बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी को उसकी मौद्रिक प्राप्तियां यानी कि आगम। और आगम की गणना इसलिए की जाती है ताकि पता चल सके लाभ क्या है, लाभ कितना है। और लाभ के लिए आगम का यानी कि रेवेन्यू का और लागत का यानी कॉस्ट का होना जरूरी है। इन दोनों के बीच के अंतर को ही लाभ कहते हैं। और प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिक से अधिक करना चाहता है। अगर हम लोग उत्पादक बनते हैं, मतलब उत्पादक तो हम में से ही होता है, तो हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। हमारा उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आगम एक ऐसी राशि जो उत्पादन के पश्चात उसकी बिक्री से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब लाभ की गणना होती है तो हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, वस्तु की उत्पादन लागत और बेची गई। मान लीजिए हमने 1000 वस्तुओं की 1000 इकाइयों का उत्पादन किया किसी वस्तु का, उसको उत्पादन करने के लिए खर्चा आया 10 रुपये प्रति इकाई का। तो यहाँ से सबसे पहले पता करना पड़ेगा कुल लागत कितना आया। कुल लागत मतलब 1000 वस्तुओं का उत्पादन किया, एक वस्तु की उत्पादन लागत 10 है, इसका मतलब ही हुआ 10,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ उत्पादन के लिए। लेकिन जब उसको बेच रहे हैं मतलब उससे प्राप्त होने वाली आय, जब आगम की बात करते हैं तो कितना हुआ? 1000 वस्तु को बेचा कितने रुपए के हिसाब से? 14 रुपए के हिसाब से, यानी कि 14। तो कितना हो गया? 14,000 रुपये हमारे पास आ गए। भाई वस्तु के उत्पादन के लिए 10,000 रुपये खर्चा हुआ, बाजार में बेचा 14,000 रुपये में, तो इन दोनों ही के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 4,000 रुपये का। इसी 4,000 रुपये को लाभ कहते हैं। इसका मतलब साफ है, हमें लाभ तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हमारे पास आगम ना हो, यानी कि आय ना हो। कितने में बेचा उसकी। अब यहाँ पर आगम को थोड़ा डिटेल से समझना जरूरी है, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब रेवेन्यू की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू, इसको शॉर्टकट में हम TR भी बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। ये है एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR, और ये है मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि
MR। ये तीनों ही आपस में जुड़े हुई है, तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि केवल एक ही चीज़, केवल कुल आगम की गणना करेंगे तो वास्तविक लाभ की पता चलेगा, ऐसा नहीं है। केवल औसत लाभ से ही हमें अपने वास्तविक लाभ की गणना होगी, ऐसा नहीं है। हमें तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझना होता है अगर हमें अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। हम कब संतुलित में होंगे, हमें कब सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए हमें इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कुल आगम को, टोटल रेवेन्यू को। कुल का मतलब होता है टोटल, सब कुछ। मतलब हमारे पास किसी वस्तु की बेचने के लिए जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी वस्तु की इकाइयां हम बेचने के लिए तैयार रखे हैं, सभी इकाइयों को बेचने के बाद हमें जो रकम प्राप्त होगी उसका योग को कुल आगम कहते हैं। मतलब साफ है, अगर हमारे पास किसी वस्तु की बेचने के लिए 500 इकाइयां हैं और उसको 10 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमें कुल आगम निकालना है, क्या निकालना है? कुल आगम। तो बेची गई मात्रा मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रति इकाई कीमत को गुणा कर देंगे तो हमें कितना रुपए मिल रहा है? 5000 रुपये मिल रहा है। तो ये हमारा कुल आगम है। और कुल आगम को गणना करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है कि कितनी इकाइयाँ बेची और कितने में बेची। इन शॉर्ट, TR इक्वल टू PQ। P फॉर होता है प्राइस और Q का मतलब होता है क्वांटिटी, कितने दाम में कितनी मात्रा बेची, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कुल आगम। और बिक्री की मात्रा के साथ साथ कुल आगम भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि केवल कुल को ना देखा जाए, हमें ये पता होना चाहिए हर एक यूनिट को बेचने से हमें कितना प्राप्त हो रहा है। पहले जितना बेचा था जितना मिला, अब उससे एक ज़्यादा बेचा तो कितना मिला। तो जब हम सीमांत आगम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीमांत शब्द का प्रयोग होता है ना, इसका मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। मतलब जितनी भी इकाइयाँ हम मार्केट में बेच रहे थे, जितनी भी यूनिट हम मार्केट में बेच रहे थे, उससे एक ज़्यादा या एक कम यूनिट अगर बेचते हैं तो उससे हमारा कुल आगम प्रभावित होता है। तो अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसी को ही सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। मतलब साफ है, सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पहले हमने एक यूनिट बेचा और उससे हमें मिला 40 रुपये। फिर हमने दूसरे यूनिट को बेचा और दूसरे यूनिट यानी कि दोनों को मिला के हमें मिल रहा है कितना? 70 यूनिट। तो अगर हमें यहाँ पर सीमांत आगम की बात करना है, पहले एक ही यूनिट था तो कुल आगम और सीमांत आगम बराबर। अब 2 यूनिट हुआ, पहले से अगर 40 मिला तो दूसरे से कितना मिला होगा? 30। कैसे पता किया? इस फॉर्मूले का प्रयोग किया, TRN माइनस TRN माइनस 1। या फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है कि सीमांत आगम बराबर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। मतलब उत्पादन की इकाइयाँ यह डेल्टा Q और कुल उत्पादन में कुल बिक्री की मात्रा यानी कि कुल आगम में परिवर्तन। तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ? 30/1 यानी कि हमारा सीमांत आगम कितना हो गया? 30। और इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल से समझे, औसत। ठीक है, औसत का मतलब होता है एवरेज, प्रति इकाई लागत आगम कितनी है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, ये बताता है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से कितना प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कुल आगम को अगर बिक्री की मात्रा से भाग कर दें तो प्राप्त होगा, उसी को औसत आगम कहेंगे। और ध्यान में रखना, यही औसत आगम वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर एक यूनिट बेचा तो कुल आगम प्राप्त हुआ कितना? 40। 2 यूनिट बेचा तो कितना बराबर? 70। तो यहाँ से औसत आगम की गणना करेंगे तो कुल आगम को बिक्री की इकाई से भाग करेंगे। 40 को 1 से भाग करेंगे 40, 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 35। तो ये हो गया हमारा औसत आगम। 3 चीज़ें हैं, हमें तीनों को पता होना चाहिए, हमारा कुल कितना है, हमारा सीमांत कितना है और साथ ही साथ औसत कितना है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या है। अब इन तीनों को अगर डिटेल से समझना है तो इस चार्ट को समझें।
हम जैसे जैसे वस्तु की बिक्री की इकाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे, कुल आगम बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बढ़ने की रफ्तार एक समय जगह कम हो जाएंगी, फिर रुक जाएंगी, फिर हमारा माइनस में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमांत आगम हमेशा बढ़ता हुआ नहीं होता है, एक समय घटता रहता है, लेकिन जीरो होता है फिर माइनस में जाता है। तो अगर इन तीनों ही स्थितियों को अगर समझें तो अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से होता है, कुल आगम पहले बढ़ता हुआ होता है, फिर रुकता जाता है, फिर नीचे गिरता है। जिस पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा होता है उस पॉइंट पर जो सीमांत आगम होता है वो जीरो, और फिर उसके बाद सीमांत आगम हमारा माइनस में आ जाता है। लेकिन औसत आगम हमेशा धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता हुआ इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, लेकिन कभी भी ये माइनस में नहीं होता है। ठीक है, सीमांत आगम जब हमारा थोड़ा बढ़ता हुआ उस समय औसत कुल आगम की बढ़ने की रफ्तार हमारी ज़्यादा होती है। तीनों को इस सिंपल से डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब आगम, इनकम क्या हर समय, हर वक्त, हर बाजार में एक प्रकार से होती हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बाजार तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। कौन सी वाले क्लास में बताया मैंने? बाजार संरचना वाले क्लास में। वहाँ पर मैंने बताया कि बाजार कई प्रकार के होते हैं। अगर प्रतियोगिता की आधार पर बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता है, अल्पाधिकार है। तो बाजार की स्थिति हम समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपने पता होगा, ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पर बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और इस बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है, एक वस्तु और एक कीमत प्रचलित होती है। इसका मतलब होता है उसी वस्तु पर ही विक्रेता को बेचना पड़ता है। वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता है, वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इस बाजार में वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे में सीमांत आगम और औसत आगम बिक्री के हर इकाई में एक समान होता है। कैसा होता है? हमेशा बराबर होता है इसकी तरह। क्योंकि यहां पर वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कुल आगम की बढ़ने की रफ्तार एक समान होती है और सीमांत आगम समान होता है। तो ऐसे में हमेशा जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करते हैं तो यहां पर जो औसत आगम है और जो सीमांत आगम है दोनों ही बराबर होते हैं, जबकि जो कुल आगम है वो हमेशा ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कीमतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप केवल उत्पादन की मात्रा में ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो एकाधिकार बाजार है वो ऐसा नहीं है। एकाधिकार बाजार में केवल बेचने वाला एक ही विक्रेता होता है, पूरे बाजार में उसका ही कंट्रोल होता है। और एकाधिकार चाहता है वस्तु को ज़्यादा कीमत पर बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। लेकिन भले ही बाजार में बिक्री का वो अकेला विक्रेता होता है, लेकिन उपभोक्ताओं के पर तो उसका अधिकार नहीं होता है। उपभोक्ता हमेशा चाहता है कम कीमत पर ज़्यादा सामान खरीदा जाए। अगर एकाधिकार में बेचने वाला विक्रेता यानी कि उत्पादक वस्तु की कीमत को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। भाई जाओ बढ़ाओ कीमत, हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें तो कम कीमत चाहिए। आपकी वस्तु का यूटिलाइज ही हम नहीं करेंगे, ऑप्शन ढूंढने लग जाएंगे। तो इसका मतलब होता है भले ही बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाला एकाधिकार खुद होता है, लेकिन वो बिक्री की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब बंदा बेचेगा वो तभी बेच पाएगा जो सामने वाला खरीदेगा। तो इस स्थिति में एकाधिकार में अधिक मात्रा बेचने के लिए वस्तु की कीमतों को कम रखना जरूरी है। तो ऐसे में एकाधिकार की स्थिति में हमेशा हम कम कीमत पर ज़्यादा मात्रा बेच सकते हैं। वस्तु की कीमत को हम कम करते चले जाएंगे और हमारा कुल आगम देखिए बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करने से भी नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकार की स्थिति में हमेशा सीमांत आगम और कुल आगम, सॉरी औसत आगम, ये है औसत आगम और ये सीमांत आगम दोनों ही नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और हमारा जो कुल आगम होता है क्या होता है? कुल आगम होता है बढ़ता है, फिर एक समय जाके नीचे इस तरह से बनता हुआ नजर आता है।
अब बात करेंगे संबंधों की। कुल आगम और सीमांत आगम के बीच क्या संबंध है? कुल आगम और सीमांत आगम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीमांत आगम से कुल आगम की गणना होती है, कुल आगम से सीमांत आगम। कुल आगम सीमांत आगम का योग होता है, जबकि सीमांत आगम की गणना कुल आगम से की जा सकती है। मतलब सीमांत आगम वह दर है जिस पर कुल आगम में वृद्धि की जाती है, या सीमांत आगम बताता है कुल आगम में परिवर्तन कैसे हो रहा है। इसका मतलब साफ ये है कि यदि सीमांत आगम बढ़ता हुआ होता है, यदि सीमांत आगम बढ़ता हुआ होता है तो कुल आगम भी बढ़ता हुआ होगा। यदि सीमांत आगम घट रहा है किंतु धनात्मक है, मतलब घट रहा है किंतु धनात्मक है, उस समय भी हमारा कुल आगम बढ़ता हुआ होगा। लेकिन अगर ये सीमांत आगम हमारा शून्य हो जाता है इस पॉइंट पर, तो उस समय हमारा कुल आगम सबसे ज़्यादा होता है। और जब हमारा सीमांत आगम कम होने लगता है, यहाँ पर आ जाता है माइनस में, उस समय हमारा कुल आगम भी करने लगता है। मतलब साफ है, यहाँ पर तीन स्थितियाँ होती है। सीमांत आगम बढ़ता है तो कुल आगम तेज़ी से बढ़ रहा है, सीमांत आगम घटता है लेकिन पॉजिटिव में होता है तो कुल आगम में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। सीमांत आगम जब जीरो है तब कुल आगम हमारा क्या है, अधिकतम है, और सीमांत आगम जब माइनस में है तो कुल आगम हमारा घट रहा होता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है संबंधों में, अगर आ जाता है तो बताना है। एक और संबंध हमसे पूछा जाता है, वो है औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में क्या संबंध। देखिए, सबसे पहला संबंध ये है कि औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही गणना कुल आगम से होती है। कुल आगम डिवाइडेड बाय क्यू, और वहीं पर सीमांत आगम की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है कुल आगम में परिवर्तन बट्टे बिक्री की इकाइयों में परिवर्तन। पहला। दूसरा संबंध ये है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखेंगे तो सीमांत आगम और औसत आगम हमेशा एक समान होते हैं, यानी कि AR इक्वल टू MR होता है। लेकिन अगर हम एकाधिकार की स्थिति में देते हैं तो एकाधिकार में हमेशा औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होता है, और एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वह हमारा हमेशा MR ज़्यादा होता है AR की तुलना में, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आगम का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर आप BA के स्टूडेंट है और BA में आपका इकोनॉमिक्स है, तो आपके लिए ये चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु सबसे ज़्यादा यूजफुल चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको BA इकोनॉमिक्स का सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा हर एक सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के ऑलरेडी वीडियो डन हो चुकी हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो। और सेमेस्टर सेकंड का पेपर 1 कंटिन्यू चल रहा है, इसी तरह आपको सारे सेमेस्टर की वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। तब तक ले लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू, बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए।